ये छोटे और लगभग डिफेंसलेस होते हैं और दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक में रहते हैं, अफ्रीकन सवाना में, जहां शिकारी हर तरफ मौजूद है। मीयरकैट्स पर वेनम का असर कुछ कम होता है, लेकिन केप कोबराज उनका शिकार करने से रुकते नहीं है। उनका सबसे अच्छा डिफेंस है मिलकर काम करना। वो कभी भागते नहीं हैं, वो लड़ते हैं, एक टीम की तरह। वो कोबरा को चारों ओर से घेरकर थका देते हैं। बहुत जल्द सांप ये बात समझ जाता है कि यहां खाना मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं। मीयरकैट के झुंड में टीम वर्क और विश्वास, जिंदगी और मौत के बीच का डिफरेंस होते हैं। हालांकि इनकी एक कमजोरी भी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। जहां ज्यादातर मीयरकैट्स अपना दिन बिताते हैं बिच्छू जैसा खाना खोजते हुए, लेकिन उनमें से एक हमेशा बाकियों से अलग रहता है, खतरों को भांपने की कोशिश करता हुआ। वो है असली पहरेदार। उसकी एक आवाज सुनकर बाकी मीयरकैट्स तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर यह कोई चाल हुई तो एक चालाक धोखेबाज मीयरकैट के विश्वास का सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। फोकटेल ड्रोंगो का सबसे बेहतरीन हथियार है दूसरों को बेवकूफ बनाना, और ये बड़ी माहिर होती है सवाना पर फेक न्यूज फैलाने में। ड्रोंगो मीयरकैट का खाना खाना चाहती है, इसीलिए वो मीयरकैट की अलार्म कॉल की नकल करती है और इसे सुनकर वो इधर उधर भागने लगते हैं। एक बार मौका छोड़ दिया तो फिर दोबारा नहीं मिलता। ड्रोंगो को मुफ्त का लंच मिल गया। ये अपना करीब 1/4 खाना इसी तरह से जुटाती है। आखिरकार मीयरकैट को समझ में आ गया, मगर ये एक मास्टर मैनिपुलेटर है। ड्रोंगोस 50 से ज्यादा जानवरों की अलार्म कॉल्स की नकल कर सकती है। एक चेतावनी पकड़ में आ जाए तो उसके पास बहुत सारी और होती है। लेकिन कंपटीशन के इस माहौल में धोखा देने वाला भी धोखा खा जाता है। ड्रोंगो के घोंसले में उसी का किसी ने नुकसान कर दिया। सच में? लग रहा है कि बसंत के मौसम की पहली सफाई चल रही है, लेकिन ये तो ड्रोंगो के कीमती अंडे हैं। एक बड़ा सा चिक उसके परिवार को धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है। एक अफ्रीकन कुकू जिसका अंडा कुछ दिन पहले इस घोंसले में रख दिया गया था। और मदर ड्रोंगो को जरा भी शक नहीं हुआ। उसने उस बच्चे को भी अपना बच्चा ही समझ लिया, क्योंकि जैसे ड्रोंगो दूसरे जानवरों की आवाज की नकल करती है, कुकू ने भूखे ड्रोंगो हैचलिंग की आवाज निकाली। मां धोखे में आकर दूसरे पक्षियों के बच्चों को खाना खिला रही थी, उसे अपना बचा हुआ आखिरी बच्चा मानकर, और असल में ऐसा होगा भी। हालांकि बड़ा होने पर यह बच्चा बिल्कुल भी ड्रोंगो के जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उसकी देखरेख पहले की तरह ही चलती रहती है। कुकू चिक चाहे एक हत्यारा हो, ड्रोंगो को उसके साथ खुशी महसूस होती है।
अफ्रीका का गबून वाइपर एक जायंट है जो करीब 10 किलोग्राम वजन और 2 मीटर की लंबाई का होता है। मगर इतने बड़े शरीर को छिपाया कैसे जाता है? गबून वाइपर के शरीर पर भूरे, पीले और सफेद रंग में पैटर्न्स होते हैं जो जंगल की जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों में घुल मिल जाने में उसकी मदद करता है। लेकिन इनकी ये काली मार्किंग्स बेहद खास हैं और सांपों की दुनिया में उनके जैसा कुछ और मौजूद है ही नहीं। ये तकरीबन सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बहुत डार्क और नॉन रिफ्लेक्टिव होने की वजह से वो गहराई का आभास कराती हैं, जिससे लगता है कि बिखरी हुई पत्तियों के बीच में गड्ढा बना हुआ है। सांप की आउटलाइन का पता लगाना लगभग नामुमकिन सा होता है, इसीलिए शिकार सतर्क हो ही नहीं पाता। इसके जायंट फैंग्स भी होते हैं, हिंज्ड नीडल के जैसे और 5 सेंटीमीटर लंबे। ये फ्लैशी शीट्स में छिपे रहते हैं जब तक कि सांप हमला न कर दे। इसका जबरदस्त कैमोफ्लाज बिखरी पत्तियों में छिपने में इसकी मदद करता है और इसके नोज हॉर्न्स इसके चेहरे की आउटलाइन का पता भी नहीं चलने देते। पूरी तरह छिपकर अपने हमले के लिए यह इंतजार करता है। एक बटेर अपने लिए कीड़ों को तलाश कर रही है। बिखरी पत्तियों में होने वाली आवाज से वाइपर को उसके कदमों की आहट मिल जाती है। उसने पक्षी के पास आने का इंतजार किया। दो मीटर लंबे सांप के लिए शिकार 60 सेंटीमीटर नजदीक यानी उसकी रेंज में पहुंच चुका है। हमले में 90 मिलीसेकंड से भी कम लगेंगे, आंख झपकने से आधा समय। ये लंबे लंबे फैंग्स दूसरे सांपों के मुकाबले ज्यादा जहर उगलते हैं। यह धीरे धीरे बटेर के शरीर में फैल जाएगा। एक जानलेवा मिश्रण जो ब्लड सेल्स और टिश्यूज को नष्ट कर देगा। पक्षी को निगलना एक बहुत बड़ा काम है। वाइपर ने अपने डबल हिंज्ड जॉज पूरी तरह से खोल लिए हैं। और अपनी विंड पाइप को शिफ्ट कर दिया है ताकि वो सांस ले सके। लेकिन स्नेक्स के पास शिकार का पता लगाने में माहिर सेंसेस हैं। वो हवा से गंध पकड़ता है स्टीरियो में। उसकी 2 हिस्सों में बटी जीभ महक पकड़कर शिकार की किस्म और दिशा दोनों बता देती है। जल्द ही एक कैंगरू रैट के दबे कदमों की आवाज स्नेक का ध्यान खींचती है। हमारे कानों की हड्डियां उसके जबड़ों का हिस्सा होती हैं, जो जमीन से बारीक झंझनाहट को भी पकड़ लेती हैं। स्नेक शिकार की हर हरकत को भांप लेता है। छुपने की कोई जगह नहीं है। यह रैट हमले की रेंज में ही है। अब स्नेक की अल्टीमेट सुपर सेंस हरकत में आ जाती है, थर्मल विजन। उसकी आंखों के पास मौजूद थर्मो रिसेप्टर्स उसे रैट की बॉडी हीट की इमेज बनाकर दिखाते हैं। 37 डिग्री वाली ये इमेज
एक चमकते बीकन जैसी होती है। लेकिन स्नेक के सामने जानवरों की दुनिया में सबसे एथलेटिक जीवों में से एक मौजूद है। कैंगरू रैट के पैर इजेक्टर सीट जैसी हरकत वाले होते हैं। स्नेक की हल्की सी आहट रैट को होशियार करने के लिए काफी है। सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम वक्त में रैट शरीर की लंबाई से करीब 8 गुना उछल जाता है। इस बार स्नेक की तमाम सुपर सेंसेस शायद काफी नहीं थी, मगर कुछ रैटल स्नेक्स में एक हुनर और होता है जो उनके चांसेस बढ़ा देता है। ये उनके शिकार पर उस वक्त नजर रखने में मदद करता है जब दूसरे स्नेक्स नहीं रख पाते। हालांकि औरों की तरह रैट का पता वो अपने फेशियल थर्मल सेंसर से ही लगाता है, लेकिन इस स्नेक में एक खूबी और है, उसके मुंह की लाइनिंग में मौजूद थर्मल रिसेप्टर्स। और हमला बोलते वक्त ये सेंसर्स उसके निशाने को सटीक बनाते हैं। ये किसी गाइडेड मिसाइल में लगे कैमरे की तरह काम करते हैं। जहर तेजी से असर दिखाता है। रैट कुछ महीने के लिए उसका पेट भरा रख सकता है। वो अपनी जीभ से सूंघता है, जबड़ों से सुनता है और अपने मुंह से देख सकता है। एक खूंखार हथियारा जो गजब का सेंसिटिव है। ऑर्किड फ्लावर मैंटिस एक बेहतरीन मैनिपुलेटर है जो फूलों को उन्हीं के खेल में हरा देता है। यह बैठकर इंतजार करने वाली शिकारी है जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाती है। देखने में यह मासूम सा फूल लगता है, लेकिन इसके इरादे बहुत खतरनाक है। आने वाले पॉलिनेटर्स को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि शिकारी वहां छिपा बैठा है। बेबी ऑर्किड मैंटिस को भी पता नहीं लग पाता कि यह वही फूल है जो जान ले लेता है। फूलों के रंग और खुशबू से इंसेक्ट्स खींचे चले आते हैं, मगर ऐसा लगता है कि ये मैंटिस फ्लावर दूसरों से ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहां चूसने के लिए बहुत सारे फूल हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैंटिस दूसरे फूलों से कहीं बेहतर फूल है और पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स के असली फूल के पास जाने की बजाय ऑर्किड मैंटिस के पास जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्यों? फूल यूवी लाइट के चक्कर में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इससे वो बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जिनसे इनका कंपटीशन है ये उससे कहीं ज्यादा बड़े और ब्राइटर हो जाते हैं। लेकिन कमाल की बात है, ये पॉलिनेटर्स इन धोखेबाज शिकारियों को पहचान क्यों नहीं पाते? रेन फॉरेस्ट में ढेरों फूलों के मुकाबले ऑर्किड मैंटिसेस बहुत ही कम होते हैं और उनका असर पॉलिनेटर्स पर इतना ज्यादा नहीं होता कि इंसेक्ट्स इनसे सबक ले पाएं। ऑर्किड मैंटिस सर्वाइव करता है कैमोफ्लेजिंग से और आसानी से पहचान में ना आकर। द पोलर बेयर, जिसके साम्राज्य में लगभग हर जगह बर्फ और पानी ही मौजूद है। शिकार कम है और दूर दूर है।
यहां जिंदा रहने के लिए चाहिए फिजिकल एबिलिटीज, डिटेक्शन और डिसेप्शन की पावर्स जो दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि ये बर्फीली जगह है, आम जानवरों के लिए नहीं है। ये बियर्डेड सील है। इसके शरीर पर पिछले हमलों से बचने के निशान मौजूद हैं। ये सील आइस फ्लोस के पीछे मौजूद शिकारी को नहीं देख पाती है, मगर फिर भी यह खतरा भांप लेती है। पोलर बेयर ने आखिरी बार झांक कर देखा कि सील कहीं चली तो नहीं गई। पोलर बेयर्स अपनी आधी जिंदगी शिकार करने की कोशिश में बिताते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी बस 2% से कम ही मिलती है। विंटर हंटिंग सीजन में वो शिकार की तलाश में 1000 किलोमीटर से ज्यादा चलता है। उसकी नाक होती है उसका सबसे पावरफुल टूल, और वो करीब 30 किलोमीटर की दूरी से सील की गंध को महसूस कर लेता है। लेकिन यह काम हवा में सूंघने जितना आसान नहीं होता है। वो चलती हवाओं का इस्तेमाल करता है। पोलर बेयर हवा के विपरीत दिशा में जाता है ताकि सील की गंध का पता लगा पाने के चांसेस ज्यादा हो जाए। इसे एक सेंट ट्रेल मिल गई है। यह घूमकर उसी दिशा में उसका पीछा करते हुए चल पड़ता है। सील से कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंचने पर उसके कैमोफ्लेज की अहमियत बढ़ जाती है। उसका कोट 2 काम करता है। हालांकि उसकी फर सफेद दिखती है, लेकिन असलियत में यह ट्रांसपेरेंट होती है और हर बाल हॉलो होता है। ये एयर फिल्ड कोर सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बेयर को गर्म रखते हैं, लेकिन ये मिरर की तरह काम भी करते हैं और लाइट को वैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे स्नो। इससे बेयर का रंग बैकग्राउंड और दिन के उस वक्त से मैच कर जाता है। सील्स पानी के ऊपर की बजाय उसके अंदर ज्यादा अच्छे से देख पाती है। हवा में सील हमारे करीब 10वें हिस्से के बराबर ही देख पाती है। बेयर का सॉफ्ट रिफ्लेक्टिव कोट बैकग्राउंड में घुल मिल जाता है, लेकिन सील के सुनने की पावर कहीं ज्यादा है। इसीलिए बेयर अपने बड़े पंजों का इस्तेमाल करता है चुपचाप आगे बढ़ने के लिए, और फिर यह हमला करने के लिए भागता है। स्टेल्थ और कैमोफ्लेज की वजह से उसे वो इनाम मिल गया है जिसकी उसे जरूरत थी। सील की चर्बी से बस 1 हफ्ते तक उसका काम चलेगा। प्लैनेट का सबसे बड़ा लैंड प्रेडेटर तब फिर से बर्फ में घुल मिल जाएगा और कहीं दूर से आती नई गंध का पीछा करेगा। घास के कुछ तिनके पाने को बेताब, 1000 किलो के जानवर का पेट भरने के लिए यह ना के बराबर है। इन बाइसन में से करीब 10% जाड़े में मर जाएंगे, मगर किसी एक जीव का नुकसान दूसरे जीव का मुनाफा होता है।
एक रेड फॉक्स भी खाने की तलाश में हाथ पैर मार रही है। उसका पसंदीदा खाना फील्ड माइस गहरे बिल में है। हालांकि वो आसपास ही हैं, लेकिन बर्फ की परत के नीचे। आखिर चालाक फॉक्स इसे ढूंढना कहां से शुरू करे? वो जान चुकी है कि बाइसन की राह पर बढ़ना ठीक रहता है, क्योंकि उनकी खोजबीन बिलों को बेपर्दा कर देती है। फील्ड माइस जाड़े भर माइनर्स की तरह सुरंगें खोदते रहते हैं और खजाने के तौर पर उन्हें मिलते हैं पिछली गर्मियों के बीज। हल्की सी सरसराहट। वो सुनती है, ये कहां से आई? उसके कान दिशा का पता लगाते हैं। इसे शायद खजाने का पता लग चुका है। सुनने की उसकी ताकत ऐसी है कि बर्फ में दसियों सेंटीमीटर नीचे शिकार की पैदा की सरसराहट की लो फ्रीक्वेंसी की आवाज पकड़ लेती है। उसे अचूक सटीकता से हमला बोलना होगा, नहीं तो माउस हाथ से निकल जाएगा। फॉक्स अगर बर्फ को खोदेगी तो शिकार के कान खड़े होंगे, लिहाजा वो ग्रेविटी की मदद लेती है। माउस भाग निकला, निशाना चूक गया। पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिजिनस कल्चर्स में फॉक्स सबसे चालबाज है, और बेशक उसके पास एक ऐसी चाल है जिस पर हर चालबाज नाश करेगा। जब फॉक्स अपने कानों के सहारे शिकार करती है तो कामयाबी 20% से भी कम मिलती है। लेकिन अगर वो उत्तर में जाके दाव मारती है तो कामयाबी करीब चौगुनी हो जाती है। मगर क्यों? साइंटिस्ट के मुताबिक वो कुछ ऐसा देख पाती है जिसे हम नहीं देख पाते। मैग्नेटिक फील्ड्स जो धरती को घेरे रहते हैं। ये इनविजिबल एनर्जी आसमान से होते हुए एक से दूसरे पोल तक फैली रहती है। हमें नहीं मालूम कि ये कैसी नजर आती हैं, लेकिन उत्तर की तरफ मुंह करके फॉक्स इसे सामने एक मार्कर की तरह देखती है। शिकार की कामयाबी बताती है कि अपने शिकार पर झपटते हुए वो इसे एक टारगेट की तरह इस्तेमाल करती है। पहले वो कान लगाकर माउस का पता लगाता है। फिर ये ऐसे खड़ा होता है जिससे मार्कर साउंड के ऊपर आ जाए। इससे उसे झपटते हुए निशाने के लिए एक सटीक जगह पता चलती है, तो दिशा और दूरी दर्ज हो गई है। कामयाबी अपने खास विजन की मदद से ये मैग्नेटिक शिकारी जाड़े भर कायम रहेंगे। पिछला खाना खाए 2 हफ्ते हो चले। तेंदुए के लिहाज से ये लंबा वक्त है। जल्दी ही शिकार करना होगा उसे। कामयाब होने के लिए उसे अचानक झपटना होगा अपने फुर्तीले और चालाक शिकार पर। वो मदद लेता है ऊंचाई की।
शिकार पर नजर रखने के लिए सबसे सही जगह है पेड़। हमसे 24 डिग्री ज्यादा चौड़ाई में देखने वाली उसकी आंख में कहीं ज्यादा नजारा समा सकता है। ये कलर ब्लाइंड भी है, इसीलिए सिर्फ ग्रीन और ब्लू ही देख सकता है, लेकिन उसकी आंखें मामूली सी हरकत भी भांप लेती हैं। फिलहाल वो जाल बिछाकर इंतजार करता है। दिन का टेम्परेचर बढ़ने पर छाया की तलब इम्पालास को तेंदुए की दहलीज तक ले आती है। हालांकि वो चौकन्ने थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ऊपर से हमला भी हो सकता है। दांव लग गया। वैसे तेंदुए 24 घंटे शिकार कर सकते हैं। अंधेरे में अपना शिकार ढूंढने के लिए उसे खास हुनर चाहिए होते हैं। उसकी आंखें कम रोशनी में शिकार ढूंढ लेने की ताकत रखती हैं। आंखों में मौजूद खास चमक उसे रात का एक जानलेवा शिकारी बनाती है। उसकी आंखों के पीछे मिरर्स हैं जो रोशनी को आगे की तरफ रिफ्लेक्ट करके आंखों पे पड़ने वाली रोशनी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इससे वो हमारे मुकाबले 7-8 गुना ज्यादा रोशनी देख सकता है। अंधेरे में यह उजाला उसके शिकार को उजागर कर देता है। इसका पावरफुल नाइट विजन मदद करता है झुरमुट में छिपकर शिकार पर घात लगाने में। आंखों का ये हुनर उसे रात और दिन दोनों का दमदार शिकारी बनाता है। गिरगिट अपना रंग अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने या किसी मेल के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए भी करता है। जी हां, ये असली मूड रिंग्स हैं। इन मेकओवर्स का सीक्रेट है कलर्ड स्किन की लेयर्स, जिन्हें वो ट्रांसपेरेंट कर सकती हैं। एक पीली और लाल लेयर, नीली, काली और ब्राउन लेयर के ऊपर होती है और वो सफेद लेयर के ऊपर होती है। हर लेयर की ट्रांसपेरेंसी को बदलकर गिरगिट मिक्स एंड मैच करके वो रंग बना सकता है जिसकी उसे जरूरत हो। देखने में इनकी चाल डगमगाती हुई लग सकती है, लेकिन ये झूमती हुई चाल हवा में हिलती हुई पत्तियों के जैसे लगती है। धोखा देने के लिए रंगों और चाल से काम लेना अपने शिकार तक चुपचाप पहुंचने का बहुत ही शानदार तरीका है। लेकिन यह करने के बाद गिरगिट के पास एक्स्ट्रा ट्रिक्स भी होती हैं ताकि उनका शिकार उन्हें जरूर मिल जाए। 360 डिग्री की टेलीस्कोपिक ट्रायंगुलेटिंग विजन। उसकी इंडिपेंडेंटली घूमने वाली ये आंखें तकरीबन हर डायरेक्शन में देख पाती हैं। हर आई अलग अलग इमेज कैप्चर करती है और दिमाग हर सेकंड में एक से दूसरी इमेज में जाता है। करीब से देखने के लिए वो जूम इन भी कर सकते हैं और जब दोनों आंखें एक टारगेट पर टिक जाती हैं तो वो रेंज फाइंडर बन जाती हैं और उनके बीच का एंगल गिरगिट को बता देता है कि शिकार एग्जैक्टली कितनी दूरी पर मौजूद है। गिरगिट चुपचाप आगे बढ़ता है और ग्रास हॉपर को बिल्कुल पता नहीं चलता है। अब ये गिरगिट अपने सबसे कीमती और जबरदस्त हथियार का इस्तेमाल करने वाला है। इस गिरगिट की जीभ
एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पा लेती है और सिर्फ एक ही सेकंड के 100वें हिस्से में। इसका सलाइवा हमारे सलाइवा से 400 गुना ज्यादा चिपचिपा होता है और जीभ शिकार को चिपकाकर वापस ले लेती है। गिरगिट अपनी लंबाई से 2 गुनी दूरी तक टारगेट्स पर हमला कर सकता है और अपने से 1/3 वजन के शिकार को खींच भी सकता है। और ये किसी इंसान के 20 किलोग्राम के हैमबर्गर को अपनी जीभ से 3 मीटर से ज्यादा दूरी से खींचने के बराबर है। फास्ट फूड जिसे जीता गया है ताकत और चालाकी से। चींटियों की यह फौज बॉडी लैंग्वेज और केमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करती है कम्युनिकेट करने के लिए। इससे सैकड़ों चींटियों को अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए साथ काम करने और यहां तक कि घायल चींटियों को रेस्क्यू करने में भी मदद मिलती है। लेकिन उनके सीक्रेट कोड्स का पता दुश्मन के एक एजेंट को लग जाता है और वो है ज़ोडारियन स्पाइडर। अगर ये चींटियां छोटे स्पाइडर को देख ले तो उसे मार डालेंगी, मगर ये छिपकर चींटियों का शिकार करती है और धोखा देने में माहिर है। ये 8 पैरों वाली क्रीचर 6 पैरों पर चलकर चींटियों की नकल करती है और अगले 2 पैरों को एंटेनाई की तरह हिलाती है। वो उन्हें बेवकूफ बनाती है उनके एंटेनाई को टैप करके, जो हेलो बोलने का तरीका है, और ये उसकी कॉलोनी में पहुंच जाती है। हालांकि चींटी का सामना करने के लिए ये अभी बहुत छोटी है। इसे ऐसा शिकार चाहिए जिसे इस पर शक ना हो। इसने एक अकेले टारगेट को चुन लिया है। वो चुपचाप पीछे से आती है और उस पर हमला बोल देती है। इसका वेनम इतना परफेक्ट होता है कि चींटी को तुरंत पैरालाइज कर देता है और फिर वो उसे मार डालती है। लेकिन ये दुश्मन के इलाके में इतनी आगे आ गई है कि शिकार को यहां खाने से बेहतर होगा कि ये उसे लेकर भाग जाए। तो इसने धोखा देने के लिए मरी हुई चींटी का इस्तेमाल किया। शिकार हुई चींटी की स्मेल ने उसके लिए पासपोर्ट का काम किया और ज्यादातर चींटियों से बचकर निकल जाने का। और शक हो जाने पर जब एक गार्ड इसके पास आया तो इसने अपने अगले पैरों को ऊपर उठा लिया। किलर मकड़ी के टैप करने से गार्ड को लगा कि सब कुछ ठीक है। हालांकि सिक्योरिटी हर जगह है, लेकिन इसे सारे पासवर्ड्स पता है। आखिरकार कॉलोनी से बाहर निकलकर यह मकड़ी सेफ है, चींटियों के इनर्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने और अपने खाने का मजा लेने के लिए। मिशन पूरा हुआ है और यह छुपने की अंडरग्राउंड जगह में चली जाती है ताकि अगला हमला करने के लिए तैयार हो सके। द कॉर्न स्नेक गंध से शिकार को खोजता है और जकड़कर उसे मार डालता है। फिलहाल इसे एक गंध मिली है जो कहीं आसपास ही मौजूद है। आसपास होने के बाद भी सांप को थोड़ी परेशानी हो रही है। उसकी सूंघने की शक्ति उसकी सुपर पावर है, मगर कॉर्न स्नेक उसकी जगह का साफ साफ अंदाजा नहीं लगा पा रहा है।
क्योंकि सांप के शिकार की गंध सांप की जैसी ही है। बीच माउस ने खुद को सांप की स्किन से रगड़ने की जो चाल चली थी, उसने उसे सबसे बड़े खतरे से बचा लिया है। तूफान आने वाला है, इसीलिए मेल वापस अपने बिल में चला जाता है। मगर यह एक खतरनाक फैसला है। सांप उनके अंडरग्राउंड बंकर की गंध को ज्यादा अच्छे से महसूस कर सकता है। फीमेल देख रही है कि सांप चोरी छिपे उसके पार्टनर का शिकार करने जा रहा है, लेकिन ये चालाक चूहे भी अपने बचाव का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं। इनके बिल का एक सीक्रेट बैकडोर भी है। बेचारा ये सांप बिना शिकार के ही लौट आता है, और चूहे, उन्होंने इस तरह के मौकों के लिए एक दूसरा घर बनाया हुआ है। अपने पार्टनर के साथ जुड़कर बैठना, खतरनाक रात के बाद सुरक्षित लौटना, शायद सबसे अच्छी किस्मत वाली फीलिंग है।